आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट से इस मामले पर उनको कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने कहा कि वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से फिल्म के निर्माता को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का खंडन होगा। अदालत से मिले इस झटके के बाद भी कंगना ने जीत का दावा किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हाई कोर्ट ने इमरजेंसी के सर्टिफिकेट को अवैध रूप से रोकने के लिए सेंसर को फटकार लगाई है। फिल्म इमरजेंसी कंगना की मणिकर्णिका फिल्म और जी स्टूडियो ने मिलकर बनाई है और ये फिल्म पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, जो कि एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश देने की मांग की, जिससे फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो सके। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से मिले झटके का मतलब है कि फिल्म के जल्द रिलीज होने की संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता की अंतिम यात्रा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित अन्य मंत्री शामिल हुए और उन्होंने सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री को ढांढस बधाया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। ब्रुनेई का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र के साथ रणनीति साझेदारी को गहरा करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे हैं और इस दौरान सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के PM लॉरेंस वोंग से मुलाकात। आधिकारिक यात्रा के तहत PM मोदी सिंगापुर में 2 दिन रहेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम समझौतों पर सहमति बन सकती है। बता दें कि सिंगापुर जाने से पहले PM मोदी ने ब्रुनेई की ऐतिहासिक यात्रा की। वो ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और इस दौरान भारत और ब्रुनेई के बीच कई अहम समझौते भी हुए। PM मोदी ने ब्रुनेई के साथ रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया और इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई की अपनी यात्रा को सार्थक बताया और कहा कि इससे भारत ब्रुनेई संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई है, जो हमारी धरती को बेहतर बनाने में योगदान देता है। द्विपक्षीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस वार्ता में रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। सिंगापुर रवाना होने से पहले जारी एक बयान में मोदी ने कहा था कि मैं सिंगापुर के साथ विशेष रूप से उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण और सतत विकास के नए एवं उभरते क्षेत्रों में हमारी रणनीति साझेदारी को गहरा करने के उपाय पर बातचीत को लेकर उत्सुक हूँ। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीति साझेदारी की प्रगति का जायजा लेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कारीगर भगवान गणेश की मूर्तियों की तैयारी में लग गए हैं। बता दें कि शहर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाने वाले गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां अब जोरों पर चल रही हैं और इस बार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को है और उसी दिन गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा। वैसे तो शहर में अनेक स्थानों पर गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन इनमें सबसे अधिक आकर्षक का केंद्र सत्यनारायण मंदिर, पुस्तक गली और छोटा बड़ा तालाब रहता है। और पुस्तक गली, सत्यनारायण मंदिर में सबसे पहले गणेश उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये शुरुआत 28 साल पहले महाराष्ट्र से सर्राफा का काम करने आए कारीगरों द्वारा की गई और उसके बाद आज शहर में अनेक स्थानों पर आयोजन किया जा रहा है। सत्यनारायण मंदिर में श्री गणेश उत्सव मंडल द्वारा गणेश जी की प्रतिमा भी महाराष्ट्र के लालबाग से मंगवाई गई है। वहीं दूसरी ओर श्री गणपति उत्सव मंडल द्वारा 13वां गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इसे लेकर छोटा बड़ा तालाब शिव मंदिर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गणेश उत्सव को लेकर टेंट और दूर तक रोशनी के लिए लाइटों के लगाने
का कार्य किया जा रहा है और इस आयोजन के दौरान छोटा बड़ा तालाब पर 15 सितंबर को भंडारा और 17 सितंबर को जागरण और झांकियों का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद 17 सितंबर को सभी स्थानों से गणेश जी की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्री गणेश उत्सव मंडल द्वारा मंगलवार देर शाम सत्यनारायण मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नवनियुक्त प्रधान मुकेश सोनी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें सागर पाटिल को उप प्रधान, ललित सोनी को सचिव तथा राजेश सोनी को खजांची पद सौंपा गया है। वहीं सुनील पाटिल और गोविंद यादव को इस मंडल का मार्गदर्शक बनाया गया और इसके तहत श्री राधा नाम संकीर्तन, सुंदरकांड का पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सुनील पाटिल, गोविंद यादव, ललित, सागर, राजेश, निखिल, निक्कू, अजीत, अतुल, माखन और चेतन आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। बिहार की राजनीति में राजद नेता तेजस्वी यादव की चर्चाएं होती रहती हैं। वो राजद के चेहरे के रूप में उभरे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी कभी भक्ति तो कभी अपने राजनीतिक बयानों को लेकर चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं और अब हाल ही में तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव और परिवार के लिए आवास पर भागवत कथा का पाठ करवाया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव राजद नेता तेज प्रताप यादव के आवास पर भागवत कथा में शामिल हुए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमने मेरे पिता, मेरे भाई और पूरे बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस कथा का आयोजन किया है। तेज प्रताप ने बताया कि मैं चौथी बार इस कथा का आयोजन कर रहा हूं। तेज प्रताप ने सीएम नीतीश को भी कथा का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से भी कहूंगा कि अगर वो कथा में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव हाल ही में सिंगापुर में नियमित स्वास्थ्य जांच के बाद पटना लौटे थे। उन्होंने यहां आते ही एक बयान पर विवाद छिड़ गया। दरअसल लालू प्रसाद ने कहा था कि इन आरआरएस भाजपा वाला का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे और इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। ये तीसरा दिन श्रीमद् भागवत कथा का हमने आयोजन किया और सारे लोग आपके चैनल के माध्यम से, कल भी आप लोगों ने इंटरव्यू लिया, सब लोगों को मैं न्योता दिया कि भागवत कथा में आइए और जहां माता पिता हैं वहाँ कथा हो रहा है और अपने आप ही, और हमने ये कथा अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए और अपने भाई के लिए, सभी लोगों के लिए और खासकर पूरे बिहार के लोगों के लिए, सब के सुखी संपन्न रहें, मेल मिलाप रहे, भाईचारा रहे, इसलिए हमने इस कथा का आयोजन करने का काम किया। हर एक साल मैं कथा का आयोजन करता हूँ और ये चौथी बार हमने कथा कराने का काम किया और पिताजी यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे, सुनेंगे और हम सभी लोग जो कथा सुनेंगे, जो गुरुजी हैं मुकेश भारद्वाज जी, बहुत अच्छा कथावाचक हैं ये, इनसे अच्छा कथा तो हमको किसी का नहीं लगता और यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, पूरे बिहार के लोग, अपने संगठन के लोग भी और भी अदर दल के भी लोग अगर आना चाहते हैं कथा में तो आ सकते हैं, किसी को भी रोक टोक नहीं है। कथा में हर एक लोगों को आना चाहिए और कथा सुनना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। सभी लोगों को, मुख्यमंत्री जी को भी आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे अगर वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, सभी लोगों को निमंत्रण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। कोलकाता में बुधवार की शाम को नागरिक एकजुटता का एक अनूठा और शक्तिशाली प्रदर्शन देखने को मिला। अब आरजीकर अस्पताल में महिला चिकित्सक की हत्या के विरोध में यहाँ के निवासियों ने रात 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे के लिए अपने घरों की लाइट बंद कर दी और सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला। बता दें कि रात ठीक 9 बजे विक्टोरिया मेमोरियल और राजभवन जैसे प्रमुख स्थल शहर, उपनगर और जिलों के घर विरोध प्रदर्शन के हिस्से के रूप में अंधेरे में डूब गए। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी राजभवन में मोमबत्ती जलाई और कहा, जब प्रकाश से भय लगता है तो अंधकार प्रिय होता है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी देर शाम को सड़कों पर उतरकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मशालें, मोमबत्तियां और यहां तक कि मोबाइल फोन की लाइट जलाकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की पीड़िता के लिए न्याय की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने वाले पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने इसे लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी जस्टिस का नाम दिया था। उच्चतम न्यायालय में 5 सितंबर को होने वाली सुनवाई से ठीक पहले ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया और प्रदर्शनकारियों ने
मांग की है कि इस मामले का शीघ्र निपटारा किया जाए ताकि न्याय में और देरी न हो सके। इस मामले की सुनवाई वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा की जा रही है और बता दें कि इससे पहले आनंद बोस ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा कि वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या मामले पर गुस्साए लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए ठोस कदम उठाए। बोस ने ममता बनर्जी को राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान देने के लिए कहा। राजभवन की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिए कि वो आरजीकर अस्पताल की घटना से आक्रोशित बंगाल के लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए ठोस कदम उठाएं और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखें तथा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। बस बहुत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। देखिए, पूरा देश चाह रहा है इसमें जस्टिस हो और डॉक्टर्स की इस नॉन पॉलिटिकल कॉल को हमने इसको समर्थन किया। हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी पार्टी की झंडा हटाकर नेशनल फ्लैग को लेकर हमने 1 घंटा दीप जलाए, किसी ने कैंडल जलाए, लेकिन इस नॉन पॉलिटिकल कॉल के साथ हम जुड़े हुए हैं क्योंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि इस आंदोलन कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये सोसाइटी का आंदोलन है। सोसाइटी लीड कर रही है, हम पीछे हैं। तो इसी हिसाब से सोसाइटी लीड कर रही है, सोसाइटी ने कॉल दिया था, हम उसके पीछे खड़े रहे। मैं उनको धन्यवाद दूंगा क्योंकि वो पहले से ही उनकी माताजी ये चाहती थी। मैं 2 बार गया उनके साथ मिलने के लिए। उनके लड़ाई के जज्बा, जिंदगी के सब कुछ खोने के बावजूद जो लड़ाई का जज्बा उनमें अभी भी जीवित है, इसके लिए मैं उन परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हम इससे थोड़ा आशाहत तो हुए हैं, लेकिन पूरे बंगाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें टिकाई हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आगे आने वाले समय में बहुत कुछ तय करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। नित्या श्री सिवा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में सोमवार को नए इवेंट महिला एकल बैडमिंटन SH6 वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। बता दें कि भारत के आज के दिन का 8वां और बैडमिंटन में 5वां पदक था और सभी एक ही दिन में जीते गए हैं। टोक्यो 2020 पैरालंपिक में भारत ने बैडमिंटन में 4 पदक जीते थे। वहीं शीर्ष वरीयता प्राप्त के रूप में टूर्नामेंट में शामिल 19 वर्षीय नित्या ने इंडोनेशिया की रीना मार्लिना पर हावी रहते हुए मात्र 23 मिनट में 21-14, 21-6 से मुकाबला जीता था। आपको बता दें कि SH6 सेमीफाइनल में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की लीन सुआंगबाओ से 13-21, 19-21 से हारने के बाद भारतीय शटलर ने कांस्य पदक मैच में जगह बनाई थी। और SH6 वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों का कद छोटा होता है और वो खड़े होकर खेलते हैं। SH में S का मतलब स्टैंडिंग, खड़े होकर है, जबकि H का मतलब शॉर्ट स्टेचर यानी कि छोटा कद है। और इससे पहले दिन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने पुरुष एकल SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और सुहास यथिराज ने पुरुष एकल SL4 में रजत पदक जीता और थुलासिमथी और मनीषा रामदास ने महिला एकल SU5 वर्ग में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता। बता दें कि नित्या के पैरालंपिक पदक ने पेरिस 2024 में भारत की पदक संख्या 15 कर दी। वहीं पैरालंपिक इतिहास में ये केवल दूसरी बार है जब भारत ने 10 पदकों का आंकड़ा पार किया है और भारत ने इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 5 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते थे। वहीं पेरिस 2024 में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। I feel very proud and very grateful because it's my first Paralympics. I think I didn't lose gold. I have won silver medal for our country. So I have learnt a lot of experience from this Paralympics, and I think I made all our country and my father and my family and my coaches, everyone proud. After winning silver medal, it's quite disappointed by my performance, but still I think what hard work I have put, I have gained it. So I need to
put more hard work, and I will dedicate this award first to this medal first to my father, because of him only, Murugesan. Because of him only I am into sports and I am into badminton. He is the one who coached since childhood, and I will dedicate this award next to my coach Gopi Chand sir and Gopi sir mom, Irfan sir. It's not my victory. There is an entire team behind this medal, and Tamil Nadu government minister sir Udayanidhi Stalin sir and member secretary Meghnad Reddy sir and all the SDAT who worked hard for this medal, and they gave us a cash prize for practice into Paralympics, 7 lakhs. So that helped us a lot for the preparation of Paralympics also. Before, and member secretary sir, every time he used to call and check with our practice, how is the practice going, everything before Paralympics. So these all the motivation we got from our government side for this medal. Yeah, that's the big thing I have got from our government, I feel, because I'm studying veterinary. Since it's a professional course, I need to, I don't get attendance for practice. So me, my parents and coaches went to meet Udayanidhi sir about the issue, and he told, don't worry, we are here only for sports, so we will recognize it and will rectify it. And he just passed the GO to our university to relieve me till Paralympics, so for training until Paralympics. So that's the thing happened here today. I have not planned anything, just going with the flow. Very happy to see all, because after medal there I feel nothing, but after seeing people, all crowd, like they were enjoying us, they were celebrating us, then that feels so great. And I'm thinking like I've done a great job for our country and my to make our father and my family proud. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। अमेठी जनपद अंतर्गत मुसाफिर खाना तहसील की एसडीएम की कार्यशैली पर भड़की महिला रिपोर्टर का वीडियो वायरल हो रहा। बता दें कि एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाने पर आज महिला पत्रकार के सब्र का बांध टूट गया। महिला पत्रकार के मुताबिक एसडीएम कार्यालय से उसे धक्का देकर भगाने का प्रयास किया गया, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी महिला पत्रकार ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया, जिसकी हर जगह सराहना हो रही है और इसे कहते हैं कि सही मायने में सही पत्रकारिता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। संविधान का चौथा स्तंभ है, जो संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, हमें बोलने की आजादी देता है, हमारे अधिकार, हमारे हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, उसे यह प्रीति तिवारी जी बंद करवाएंगे, ऐसे अधिकारी बंद करवाएंगे। ये कह रही हमारा मूड खराब हो गया। हम मूड खराब होने का जिम्मा नहीं लेते, हम अपना काम करवाने आए हैं। आप पढ़ लिख कर अपनी मर्जी से अधिकारी बनी है, सुनने के लिए, जनता को झेलने के लिए, सेवा करने के लिए अधिकारी बनी है। आप अपने कार्यालय से जनता को दुर्व्यवहार करके कार्यालय से बाहर नहीं निकाल सकती है। यह अधिकार आपको नहीं है कि आप बोले हमको और आपके साथ खड़े 4 लोग और बोले कि आप भागिए यहाँ से, निकलिए कार्यालय से। अरे आपको पता नहीं है कि पत्रकार क्या होता है? आपने मामूली समझ लिया है। अरे आपको शर्म नहीं आती कि पत्रकार खड़ा होकर बोल रहे हैं मैम मुझे न्याय चाहिए, मैं एक पत्रकार हूँ। आपने क्या कर्तव्य निभाया? आप योगी जी को नहीं जानती, सरकार आदेश नहीं सुनती है कि पत्रकार जब किसी भी अधिकारी के पास जाए, कार्यालय जाए, प्रशासन के पास जाए, तो वो इज्जत दे, पत्रकार को मान सम्मान के साथ बिठाए और उसे पूरा ब्यौरा दे जिस बारे में जानकारी चाहिए पत्रकार को। आप सुनती नहीं है, आप मेरी आजादी छीनेंगी, आप मेरे बोलने की आजादी छीनेंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रीति तिवारी जी, आपने हमारे जमीन पर कब्जा करवाया है और आप ही उस कब्जे को मुक्त करवाएंगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं सिविल करने जाऊँ, मुझे बोल रहे मेरे कार्यालय से भागे, कहीं सुना है आपने? कितना भी बड़ा सुपीरियर अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसका नर्म लहजा होता है, उसका बात करने का तरीका अलग होता है। ये कहाँ से पढ़ लिख कर आई है, कैसे अधिकारी बन गई कि इनका मूड खराब हो जाता है एक पत्रकार के सवाल करने से। लेकिन मैं यहाँ पत्रकार की हैसियत से नहीं आई थी, मैं एक पीड़ित लड़की की हैसियत से लखनऊ से दौड़ दौड़ के आ रही हूँ कि मैं पीड़ित हूँ मैम, मुझे न्याय चाहिए। आपके गलत आदेश की वजह से मेरे घर पर कब्जा किया गया, आपने गलत कब्जा कर लिया, प्रशासन ने आपको गुमराह किया। मैं बता रही हूँ
मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। आप पहले बाहर जाइए, फिर मैं बात करूंगी। आप पहले बाहर जाइए, मेरा मूड खराब हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मेरा गुस्सा शांत करिए और मैं सब साक्ष्य दिखाऊंगी आपको। इनका जितना भी रवैया अंदर किया मेरे साथ, जितना भी ये भूल गई कि मैं पत्रकार बता रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ भी कर सकती हूँ। ये भूल गई, इनका सारा रवैया हमारे कैमरे में कैद है। इन्होंने जो बर्ताव एक पत्रकार के साथ किया, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि जब ये आम जनता खड़ी हुई, जब इनके पास जाती होगी तो कैसे गूंगे बहरे की तरह खड़ी रहती होगी। इनके आदेश के लिए एक शब्द सुनने के लिए कितना बेचैन रहती होगी कि मैम कुछ तो हमारे हक में फैसला सुना दे, कुछ तो हमारे हक में बोल दे, कुछ तो मेरे साथ न्याय कर दे। इस उम्मीद से जनता यहाँ पर खड़ी रहती है। और इन्होंने अभी कार्यालय का गेट बंद कर दिया और जब मैं परेशान हो गई, मुझे कार्यालय से बाहर निकाला गया, मुझे धक्का मारा गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, तब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की, तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया कि आज नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि मैं यहाँ 2-2.5 महीने से चक्कर काट रही हूँ। मेरी बुजुर्ग माँ 2-2.5 महीने से आ रही कि मैम आपकी गलती की वजह से अभी तक कोई हमारे घर में घुस नहीं पाया। एसडीएम के गलत आदेश की वजह से हमारे घर पे लोगों ने कब्जा कर लिया, प्रशासन को भेजकर इन्होंने कब्जा करवा दिया। प्रशासन गलत रिपोर्ट लगा रहा है। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम बेईमान लोग नहीं है, गरीब आम जनता बेईमान नहीं होती है, अधिकारियों की तरह गलत फैसले नहीं लेती है, किसी का किसी पर कब्जा नहीं करवाती है। ये जो यहाँ पर आम जनता खड़ी है, ये बेईमान नहीं है। अपना खून पसीना बहाकर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, उम्मीद में कि हमें न्याय मिलेगा। एसडीएम के पास जाएंगे, लोग उम्मीद में रहते कि एसडीएम साहिबा के पास जाएंगे, हम सुनाएंगे अपनी कहानी। महिला है, महिला के साथ न्याय होना चाहिए। प्रीति तिवारी जी से कि मैं रोने लगी। मैंने बोला मैम आप भी एक महिला है, आप भी अधिकारी है, मैं भी एक सीनियर पत्रकार हूँ, मैं लखनऊ में पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलरी लूटकांड के आरोपी 1 लाख के इनामी अपराधी मंगेश यादव को एसटीएफ ने सुल्तानपुर के हनुमानगंज बाजार के पास एक मुठभेड़ में मार गिराया है। जौनपुर निवासी मंगेश यादव आज सुबह 4 बजे वाराणसी लखनऊ हाईवे पर एसटीएफ से उस वक्त टकराया जब वो बाइक से जौनपुर भागने की फिराक में था। एसटीएफ ने उसका पीछा किया और हाईवे पर हनुमानगंज बाजार के पास मुठभेड़ हुई, जिस पर मंगेश मारा गया और उसके पास से एक पिस्टल और तमंचा और बाइक बरामद हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर कर दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देकर जान ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उभरने में बहुत समय लगता है और जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृत काल है। जब तक जनता का दबाव और आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है कि जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। मेरठ के मवाना में एसडीएम ऑफिस के बाहर एक किसान ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। वहीं मौजूद सिपाही ने किसान को आत्मदाह करने से रोका। बता दें कि किसान कई महीनों से फरियाद लेकर आ रहा था और इलाके का लेखपाल एसडीएम उसकी फरियाद नहीं सुन रहे थे, जिसके चलते किसान ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। कागज तो तुम्हें सबका, तुम तो पैसे मांगते हैं, सब निकलना क्या है। कौन सा है तुम्हारा? दरियापुर। आराम से समस्या बताओ अपनी, आराम से। आराम से कौन सुन रहा? अरे सुनेंगे क्यों ना सुने। ऐसे आईजीएम साहब के पैर भी पकड़े मैंने, मेरे गुनाह क्या है? ये ना सुने तो वहाँ जाओ। डीएम के जा रहा हूँ, क्या बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का,
तो रुक करते हैं खबर की ओर। शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर हिमाचल प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है। बता दें कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की तीखी बयानबाजी भी हुई और इस मामले पर ओवैसी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। और जबकि राज्य के कई मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के निर्माण पर सवाल उठाए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि प्रदेश सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी इस निर्माण को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। इसे लेकर ओवैसी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है, पहले एक मंजिल बनाई गई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें तैयार की गई, 5 मंजिल की मस्जिद बना दी गई। प्रशासन से ये सवाल है कि मस्जिद के अवैध निर्माण का बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या फिर कांग्रेस की। हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के अवैध निर्माण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद का अवैध निर्माण करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे पर सावधानी बरतने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल का इतिहास सभी को साथ लेकर चलने का है और हमें इस मुद्दे पर संभल कर आगे बढ़ना होगा और सभी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। सरकार कानून के तहत न्यायपूर्ण कार्रवाई करेगी और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित किया। इस अवसर पर सबसे पहले बिरला ने महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और सभी गुरुओं का आदर पूर्वक नमन किया। विद्यार्थियों के जीवन और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु का स्थान भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे ऊपर है। गुरु विश्वामित्र, द्रोण, कौटिल्य, कालिदास, महर्षि दयानंद सरस्वती, महाराज हंसराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी विभूतियों का स्मरण करते हुए बिरला ने कहा कि इन सब गुरुओं ने हमारे देश को अपने ज्ञान से समृद्ध किया है और ये सब महापुरुष हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की ज्योति के समान है। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी देश के शिक्षण संस्थान देश की दिशा और भविष्य निर्धारित करते हैं। शिक्षक का योगदान सिर्फ शिक्षा देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो हमें शिक्षित करने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और कौशल को भी तराशते हैं और हमारे जीवन को नया रूप देते हैं। और यही कारण है कि हमारे प्राचीन दर्शन में गुरु को मात्र शिक्षा का स्रोत ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का भी सूत्रधार माना जाता है। इस बात का उल्लेख करते हुए महात्मा हंसराज का जीवन आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। बिरला ने विद्यार्थियों से महात्मा हंसराज जैसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ने और उनके प्रेरणा लेने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि इन महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में जिन संघर्षों का सामना किया है उससे सीख लेते हुए विद्यार्थियों को लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चौथी औद्योगिक क्रांति होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य नए क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। इस संदर्भ में बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि रिसर्च के इस आधुनिक विषयों में देश को अग्रणी बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा देश सामाजिक आर्थिक रूप से पूरी तरह बदल गया है और ये बदलाव गुरुओं के कारण संभव हुए। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जिन विद्यार्थियों को शिक्षित किया है उनकी क्षमता, दक्षता और गुणवत्ता के कारण भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हमारे युवाओं को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर है। बिरला ने आशा व्यक्त की है कि शिक्षकों के मार्गदर्शन में ही हमारे युवा न केवल आने वाले बदलाव के अनुसार अपने आप को ढालना सीखेंगे बल्कि बदलाव की इस क्रांति का नेतृत्व भी करेंगे। अपने भाषण के दौरान अध्यक्ष ने इस बात का उल्लेख भी किया कि प्राचीन काल से ही शिक्षा पर जोर देने के कारण ही आज भारत विकसित हुआ है। वर्तमान समय में भारत के युवा लगभग सभी क्षेत्रों में अग्रणी है। उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया है कि वैश्विक स्थिति में हो रहे बदलाव और शिक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत के चलते हमारे युवा शीघ्र ही विकसित देशों में आर्थिक प्रगति का नेतृत्व करेंगे। हंसराज कॉलेज के इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में इनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों का उल्लेख
करते हुए बिरला ने कहा कि 1948 में स्थापित हंसराज कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और देश की शीर्ष संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है। बीते दशकों में हंसराज कॉलेज लगातार अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करता आया है और यहाँ छात्रों को ऐसा शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे मूल्य आधारित शिक्षा और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि हंसराज कॉलेज अपनी गौरवशाली विरासत के अनुसार आगे भी राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। बता दें कि उस अवसर पर बिरला को महात्मा हंसराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया और लोकसभा सांसद नवीन जिंदल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।